ग्रीटिंग्स एवरीवन, अंकित दिस साइड एंड आई वेलकम यू ऑल टू द चैनल। आपकी जेब में कभी ना कभी पैसे खत्म हुए होंगे और आप भली बात ही जानते हो कि उस परिस्थिति में कितनी टेंशन होती है जब आपकी जेब में पैसा ना हो और खर्चे सिर पे हो। दिमाग में केवल एक ही चीज़ घूमती है कि मैं पैसा कहाँ से लाऊं, किससे मांगूं, किसके सामने हाथ फैलाऊं, कहीं वो मना तो नहीं कर देगा। भाई इसका तो हर बार का हो गया है। अब खर्चे के साथ आपको इस चीज़ की भी टेंशन, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके आप उधार लेके अपना काम निकालते हो और सामने वाला भी ये चीज़ देख के आपको पैसे दे देता है कि यार अगले महीने इसकी सैलरी आएगी तो ये मेरा जो उधार है वो वापस कर देगा। ये ऑप्शन आज आपके पास बेशक से हो, लेकिन रिटायरमेंट के बाद नहीं होगा, क्योंकि सामने वाला भी पूछेगा यार तुम मेरा पैसा वापस करोगे कैसे। ना तुम्हारी कोई एक्टिव इनकम और इस उम्र में ना तुम्हें कोई जॉब देगा। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम मेरे ख्याल से अपनी सारी जमा पूंजी खत्म कर चुके हो, तभी तो तुम मेरे पास आए हो। तो बाहर से तो पैसा आपको नहीं मिलेगा। और अगर आप अपने बच्चों से उम्मीद लगा के बैठे हो तो बच्चे भी कह सकते हैं देखिए जी हम आपकी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं, आपकी फरमाइशें नहीं। ये सुनकर आपके दिल को ज़रूर ठेस पहुंची होगी, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं बल्कि सच्चाई है। इन सभी चीज़ों से कुछ हद तक बचा जा सकता है अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग पर ध्यान दें। ये नौबत ही ना आए कि आपको किसी के सामने मांगने की ज़रूरत पड़े। इस वीडियो को कंटेक्स्ट में कहूँ तो अगर आप ये समझ लें कि किसी भी कॉर्पोरेट यानी जमा पूंजी की सेफ विड्रॉल लिमिट क्या होती है, मतलब हर साल मैं कितना पैसा निकालूं वो भी इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके और इनकम टैक्स को काट कर, ताकि एक मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बना रहे, दूसरा मेरी इनकम मरते दम तक चलती रहे, और तीसरा जब मैं ना रहूं तो मैं अपने उत्तराधिकारियों को एक अच्छी खासी संपत्ति छोड़कर जाना चाहता हूं। तो इन सभी सवालों का जवाब आपको इस 3 पार्ट की वीडियो सीरीज में मिलेगा, क्योंकि ये वीडियो 1 घंटे से भी ऊपर चला गया था एंड नो वन हैज द स्टमक टू वॉच एन आवर लॉन्ग वीडियो, इसलिए 3 पार्ट में जो इजीली डाइजेस्टेबल हों। पहले वीडियो में हम बेसिक्स को कवर करेंगे, यानी सेफ विड्रॉल लिमिट क्या है, कितना रिटायरमेंट कॉर्पस चाहिए, उस कॉर्पस को कैसे बनाते हैं, वॉलेटिलिटी ड्रैग क्या है, क्या रिटर्न कंसिडर करें हम इक्विटी की कैलकुलेशन के लिए, ये हम बेसिक चीज़ें जो हैं फर्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। दूसरी वीडियोस में हम स्ट्रेटजीज के ऊपर देखेंगे और तीसरी वीडियो में जो बाकी बची हुई स्ट्रेटजीज और उनकी फाइंडिंग्स हैं और टॉपिक को उसके बाद हम लोग कंक्लूड करेंगे। तो वीडियो थोड़ा टेक्निकल है मगर जैम पैक्ड है इन्फॉर्मेशन के साथ, तो बिल्कुल इसको लास्ट तक ज़रूर देखें। तो हमारी कहानी शुरू होती है 1994 से, जब अमेरिका के एक फाइनेंशियल एडवाइजर विलियम पी बिगेन के पास उनके क्लाइंट्स आते हैं जिनका वो पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे थे, और वो क्लाइंट कहते हैं देखिए जी अब हम रिटायर हो रहे हैं, आप ये बताइए जो हमने इतने सालों में ये जो जमा पूंजी बनाई है इसको हम कितना और कैसे खर्च करें ताकि हमारी ज़िंदगी के आखिर तक हमें एक स्टडी इनकम आती रहे, और जब हम ना रहें तो अपने बच्चों के लिए भी हम कुछ छोड़कर जाना चाहते हैं। उस समय तक इस विषय पे कोई ठोस रिसर्च नहीं थी, लोग अपने अंदाज़ों से और अपने अपने अनुभव से चलते थे। पर बिगिन ने ये ठान लिया कि अब इसको एक प्रॉपर मेथोडिकल और साइंटिफिक फ्रेमवर्क देना पड़ेगा, और इसी सोच के साथ उन्होंने 1994 में एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया जिसमें उन्होंने पाया कि अगर कोई व्यक्ति अपने पोर्टफोलियो से 4% प्लस इन्फ्लेशन एडजस्टेड विड्रॉल करे तो उसका जो रिटायरमेंट का पैसा है वो 30 साल या उससे भी ज़्यादा चल सकता है। ये रिसर्च इतनी इम्पैक्टफुल थी कि इसके बाद यूरोप में और वेस्टर्न इकोनॉमीज में इसके ऊपर और स्टडीज हुई, और यहाँ से जन्म हुआ उस कॉन्सेप्ट का जिसको हम आज कहते हैं 4% रूल, और इसी से ये टर्म भी निकली है सेफ विड्रॉल लिमिट, जिसका आज पूरी दुनिया रिटायरमेंट प्लानिंग के अंदर इस्तेमाल करती है। लेकिन इंडिया की मार्केट कंडीशंस अमेरिका से बिल्कुल अलग हैं। यहाँ इन्फ्लेशन, महंगाई ज़्यादा है, यहाँ का जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो अलग है, सरकार की नीतियाँ अलग तरीके से काम करती हैं, हमारी जो ग्रोथ है वो भी कभी कभी हमें अनइवन देखने को मिलती है, और सबसे अहम और सबसे बड़ी बात, हम अभी भी एक डेवलपिंग इकोनॉमी हैं। जबकि ये जो 4% रूल था ये अमेरिका को और अमेरिका की इकोनॉमी को ध्यान में रख के डिज़ाइन किया गया था। हमारे पास कोई स्थानीय लोकलाइज्ड रिसर्च रिपोर्ट नहीं थी जो कि भारतीय निवेशकों की ज़रूरतें और इंडिया की ग्राउंड रियलिटीज़ को देखकर समझकर बनाई गई हो। और यहाँ आते हैं राजू और सारागोई, जिन्होंने इंडिया में सेफ विड्रॉल रेट पर पहली कॉम्प्रहेंसिव लोकलाइज्ड स्टडीज़ पेश की, और इन्हीं के काम पर आधारित राजू रंजन द्वारा इस डिटेल रिसर्च को मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूं। मैं दोनों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अपनी ये इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करी। इस रिसर्च पेपर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक बार उसको ज़रूर पढ़िए, बहुत चीज़ें सीखने को आपको मिलेगी। तो सेफ विड्रॉल रेट के अंदर 2 चीज़ें होती हैं। पहली है इनिशियल विड्रॉल रेट जो कि पहले साल लागू होता है, और ये सिर्फ पहले साल का है। दूसरा है
एनुअल इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट, जहां हर साल खर्चे को महंगाई के हिसाब से बढ़ाया जाता है। इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने का मेन मकसद है कि आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो मेंटेन रखा जा सके, ताकि आप हर साल एक जैसा लाइफस्टाइल जी सके, चाहे महंगाई कितनी भी हो। आप ऐसी परिस्थिति में ना आ जाएं जहां पे आपको महंगाई के कारण अपने खर्चों को, अपनी ज़रूरतों को कट करना पड़े, कटौती करनी पड़े। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ का रिटायरमेंट कॉर्पस था, महंगाई है 6% का, और ये जो सेव विड्रॉल रेट है इसके हिसाब से आप पहले साल 4% निकालेंगे, यानी 4 लाख रुपए। दूसरे साल इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के लिए उसी 4 लाख में 6% जो इन्फ्लेशन रेट है उसको बढ़ा दिया जाएगा, उसको जोड़ दिया जाएगा, ताकि आप महंगाई के हिसाब से अपने खर्चे को एडजस्ट करके बढ़ा के निकाल सकें। और इसी के चलते अब दूसरे साल आप निकालेंगे 4,24,000। सेम चीज़ होगी तीसरे साल, अब विड्रॉल रेट बढ़ के 4,49,000, चौथे साल 4,76,000, और ऐसे करते करते 15वें साल में 9 लाख रुपए तक ये विड्रॉल पहुंच जाएगा, और यही फिगर 30 साल में ये 22 लाख तक पहुंच जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, ये जो 22 लाख की अमाउंट है ये और कुछ नहीं है बल्कि 4 लाख की फ्यूचर वैल्यू है, यानी मोर और लेस आप वहीं खड़े हैं जहां से आपने 30 साल पहले चालू किया था। आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी सेम है, इसलिए जो बड़ी अमाउंट है 9 लाख 22 लाख सुन के ज्यादा खुश मत होइए। आप सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल वैल्यूज देख रहे हैं, उसकी रियल परचेजिंग पावर नहीं देख लिए। इसलिए फ्यूचर वैल्यू को समझना रिटायरमेंट प्लानिंग के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, आखिर में अगर मैं इन 30 सालों का हिसाब देखूं तो आपने जो टोटल जो बनता है, जो आपने टोटल पैसा निकाला है खर्चे के लिए इन 30 सालों में, वो लगभग 3 करोड़ का हो जाता है। अब 1 करोड़ के पोर्टफोलियो से 3 करोड़ कैसे निकलते हैं उसको देखने के लिए आप ये जो तीनों वीडियोस है उनको कंप्लीट देखिए, आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही ज़रूरी सवाल का जवाब ढूंढ लेते हैं। रिटायरमेंट के लिए आपको कितना कॉर्पस चाहिए? तो सबसे पहले रिटायरमेंट कॉर्पस की कैलकुलेशन करने के लिए आपको अपने साल भर के खर्चों की सही जानकारी होनी चाहिए। स्टेप 1, एनुअल एक्सपेंसेस को जानिए। मान लीजिए आपको महीने में 25,000 रुपए की जरूरत है अपने खर्चे के लिए, या आप कहते हैं कि 25,000 रुपए महीने वाला जो स्टैंडर्ड लिविंग है वो मेरे को सूट करता है, यार इससे मेरा काम हो जाएगा। तो इस तरीके से साल का जो खर्चा आपका बनता है वो लगभग 3 लाख रुपए बनता है। जो 50,000 रुपए महीने का खर्चा चाहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए जो साल भर का खर्चा है वो 6 लाख रुपए हो जाएगा। ठीक है, यू गेट द पॉइंट। स्टेप 2 है इन खर्चों का फ्यूचर वैल्यू निकालिए। अब मान लेते हैं कि आपकी रिटायरमेंट में अभी 30 साल बाकी हैं और औसतन जो महंगाई है, जो इन्फ्लेशन रेट है वो तकरीबन 6% के आसपास का रहा, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू करंट एक्सपेंसेस इनटू 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट, और इसकी पावर दे देंगे नंबर ऑफ ईयर जो आपके रिटायरमेंट में बाकी है। तो ये जो फ्यूचर वैल्यू लगभग निकल कर आएगी वो 17,23,000 की, यानी 30 साल बाद आज के 3 लाख के बराबर खर्चे को मेंटेन करने के लिए मेरे को 17,23,000 रुपए चाहिए होंगे हर साल। स्टेप 3 है विड्रॉल रेट के फॉर्मूले से रिक्वायर्ड कॉर्पस निकालना। हालांकि कॉर्पस निकालने के लिए और भी तरीके हैं, ये वन ऑफ द मेथड्स है, और हमारा टॉपिक ये सेव विड्रॉल रेट से ही जुड़ा हुआ, तो इट मेक्स सेंस। अब हमें सेव विड्रॉल रेट का जो फॉर्मूला उसको लगा देना है, दैट इज विड्रॉल रेट इक्वल्स टू एनुअल एक्सपेंसेस डिवाइड बाय रिटायरमेंट कॉर्पस। तो जो विड्रॉल रेट हमारे पास है वो है 4% का, जो एनुअल एक्सपेंसेस हमारे आ रहे हैं वो 17,23,000 का, तो रिटायरमेंट कॉर्पस की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि तकरीबन 4 करोड़ 30 लाख रुपए आती है। इसको एक दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो भी आपका रिटायरमेंट कॉर्पस निकलेगा वो आपके एनुअल एक्सपेंसेस का 25%, 30%, 33% डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सा विड्रॉल रेट चूज करते हैं उसके हिसाब से वो होगा। अब सवाल ये उठता है कि इतना पैसा जोड़ा कैसे जाए। ऑप्शन 1 है आप लमसम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आज ही आप 14.5 लाख रुपए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें, 12% का एज्यूम रिटर्न मान के 30 साल में आप 4 करोड़ 30 लाख रुपए बना सकते हैं। दूसरा है आप एक रेगुलर एसआईपी कर लीजिए, हर महीने 12,300 के एसआईपी से शुरू कीजिए और 30 सालों में आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। तीसरा और जो मोस्ट प्रैक्टिकल है वो है स्टेप अप एसआईपी। 4,900 रुपए से शुरुआत करके और हर साल इस एसआईपी को 10% से बढ़ाकर आप 30 सालों में 4 करोड़ 30 लाख के कॉर्पस तक पहुंच सकते हैं। इन सभी बातों में मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे देता हूं, मेरी जो कैलकुलेशन और प्रोजेक्शंस है ये इस एग्जम्पशन पर आधारित है कि इन्फ्लेशन की औसत 6% रहेगी और निफ्टी या इक्विटी पोर्टफोलियो 12% का रिटर्न देगा। एक्चुअल रिटर्न्स और महंगाई इससे बिल्कुल अलग भी हो सकते हैं, इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ एक हाइपोथेटिकल मॉडल है आपको कॉन्सेप्ट और प्लानिंग को समझाने के लिए। कोई भी एसआईपी शुरू करने से पहले, कोई भी रिटायरमेंट प्लान लेने से पहले, कोई भी एन्युटी प्लान लेने से पहले एक बार आप फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें, चाहे वो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो, इंश्योरेंस एडवाइजर हो या फिर सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हो।
और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी मदद करूं म्यूचुअल फंड्स, लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी प्लानिंग में, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के अंदर एक फॉर्म है, उसके अंदर अपनी डिटेल्स और अपनी रिक्वायरमेंट्स को सबमिट कर दीजिए। मैं खुद आपको कॉल या व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करूंगा। अच्छा, ये बताइए कि कितने लोगों ने स्कूल में मीन, मीडियन और मोड निकाला है? कुछ याद आया? हाँ जी, इन्वेस्टमेंट्स में भी आपको मीन का ध्यान रखना पड़ता है। मीन मतलब एवरेज, एवरेज रिटर्न। तो हम यहाँ पे बात करेंगे दो तरह की मीन की। पहली है अर्थमेटिक मीन, यानी सिंपल एवरेज। जितने सालों का रिटर्न्स का डेटा है उसको ऐड करो और नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दो। एग्जाम्पल के लिए 10 + 20 = 30 - 30 = 0 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि 3 साल का डेटा हमारे पास था तो आंसर आ गया सिंपली 0। लेकिन असल जिंदगी में निवेश हमेशा गणित की किताब जैसा नहीं चलता। मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, पहले साल 10% का रिटर्न आया तो रकम हुई 1,10,000 रुपए। दूसरे साल 20% का रिटर्न आया यानी 22,000 रुपए का प्रॉफिट आया, तो टोटल वैल्यू अब 1,10,000 से पहुंच गई 1,32,000। लेकिन तीसरे साल 30% का लॉस आया, तो 1,32,000 का 30% यानी 39,600 से आप इस वैल्यू को घटा दीजिए, तो ये वैल्यू रह जाएगी आपकी टोटल 92,400। अब अगर आप अर्थमेटिक मीन से इसको देखें तो 3 साल का जो रिटर्न आया वो तो 0% आया, 10 + 20 - 30 डिवाइड बाई 3। लेकिन रियल में आपने कुछ गवाया या नहीं गवाया? बिल्कुल गवाया, क्योंकि आपकी जो असली वैल्यू है वो तो कम हो गई है। और ये सारी चीजें हुई हैं वॉलेटिलिटी ड्रैग के कारण, जो कि इन्वेस्टमेंट्स पर नेगेटिव असर डालती है। यही वजह है कि हम अर्थमेटिक मीन नहीं देखते जब हम इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, बल्कि ज्योमेट्रिक मीन, जिसको आप CAGR कहते हैं, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न, उसका उपयोग करते हैं। इस केस में जो CAGR होगा वो होगा -2.63%, यानी हर साल औसतन इतना घाटा हुआ। अब यही बात अगर निफ्टी पे लागू कर दे तो आप ये पाएंगे कि निफ्टी की जो अर्थमेटिक मीन है वो है 16%, लेकिन उसकी जो ज्योमेट्रिक मीन है वो तकरीबन 12% की है। इसलिए मैंने अपने रिटायरमेंट मॉडल्स में 12% का रिटर्न का अनुमान लगाया है, ना कि 16% का, क्योंकि अर्थमेटिक मीन हमेशा हायर दिखता है लेकिन असली ग्रोथ नहीं दर्शाता। ध्यान देने वाली बात यह है कि जितना बड़ा अंतर होगा अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बीच में, उतना ही ज्यादा वॉलेटिलिटी और उतना ही बड़ा वॉलेटिलिटी ड्रैग का असर होगा। इस हाई वॉलेटिलिटी के कारण एक ज्यादा कंजर्वेटिव अप्रोच की जरूरत हमें पड़ती है, वरना सीक्वेंस ऑफ रिटर्न रिस्क की वजह से आपका जो पोर्टफोलियो है वो समय से पहले खाली हो जाएगा। प्री मैच्योर पोर्टफोलियो डिप्लीशन का आप शिकार बन जाएंगे। इस विषय के बारे में मैंने पूरी एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो है सीक्वेंस ऑफ रिटर्न रिस्क, आप जाके वीडियो को देख सकते हैं। अब अगर हम लंबे समय का डेटा देखें तो 1953 से लेके अब तक जो भारत में इक्विटी का ज्योमेट्रिक मीन रिटर्न है वो है 6.8%, जबकि जो अर्थमेटिक मीन है वो 9.9%, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन यानी उतार चढ़ाव रहा है वो 25.8% का रहा है। वहीं जो महंगाई की औसत है वो 6.8% रही है। दूसरी ओर अमेरिका में 1900 से अब तक जो ज्योमेट्रिक मीन है वो 6.5%, अर्थमेटिक मीन 8.4%, और जो वॉलेटिलिटी है, जो स्टैंडर्ड डिविएशन है 19.9, और इन्फ्लेशन सिर्फ 3.6% रहा है। इन आंकड़ों से यह साफ पता चलता है कि भारत में वॉलेटिलिटी ड्रैग ज्यादा है, क्योंकि अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन के बीच का जो अंतर है वो भी ज्यादा है, और जो स्टैंडर्ड डिविएशन है कंपेयर टू अमेरिका वो भी हमारा ज्यादा है। अमेरिका की तुलना में भारत का मार्केट ज्यादा अस्थिर और महंगा है, और इसी की वजह से 4% का जो विड्रॉल रेट अमेरिका में चलता है वो भारत जैसे देश में लागू नहीं कर सकते। इसलिए भारत जैसे वॉलेटाइल और हाई इन्फ्लेशन मार्केट में रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए एक ज्यादा कंजर्वेटिव अप्रोच और विड्रॉल स्ट्रेटेजी की जरूरत पड़ेगी। तो अब सवाल आता है कि अगर 4% रूल काम नहीं करता तो फिर हमारे पास क्या विकल्प है, क्या ऑप्शन है। यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है तो इसको मैं यहीं पे एंड करता हूं। इस चर्चा को मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू रखूंगा, जहां स्ट्रेटेजीज और फाइंडिंग्स के ऊपर भी हम बात करेंगे, जो कि भारतीय निवेशकों के लिए ज्यादा उपयोगी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इसी तरह का कंटेंट आप देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ कमेंट्स के थ्रू आप मुझे अपनी ओपिनियंस जरूर शेयर कीजिएगा कि आपकी क्या राय है इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, या आप क्या सजेशन या क्या सुझाव देना चाहते हैं हमें इस टॉपिक को लेके, तो वो कमेंट्स के अंदर जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए इट्स अ रैप। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।